हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे कुछ कमेंट आई इससे पहले जो मैंने बिस्मार्क की विदेश नीति के जो पार्ट 1 बनाया उसमें मुझे लगता है थोड़ा माइक का प्रॉब्लम था, तो आवाज़ थोड़ी सी कम थी। तो दोस्तों आप यदि आवाज़ थोड़ा सा बढ़ा के देख सकते हैं तो धन्यवाद, नहीं तो मैं उस वीडियो को वापस बनाऊंगा। आप सभी के पास ज़रूर उस वीडियो को जल्द से जल्द रिलीज करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक पार्ट 2। मैंने इससे पहले ही बता दिया है कि किस तरह जो है बिस्मार्क की कैरेक्टर था, कैसे बिस्मार्क थे और सारी पद्धति जो किस तरह वो विदेश नीतियों चलाते थे। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट हैं, बिस्मार्क की कमजोरी नीति है, वो कमजोरियां क्या थी मैं आज इस टॉपिक और इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। क्या है ना दोस्तों कि रूस के साथ जो है पुनर्राष्ट्रवाद संधि एक नाम था, पुनर्राष्ट्रवाद संधि, जो विदेश नीति के क्षेत्र में बिस्मार्क का अंतिम काम था। यही संधि था जो एक संधि के रूप में बिस्मार्क ने अपने अंतिम दिनों में इस संधि को लिया था। और चाहे आप इस तौर पे कह सकते हैं या यह कह सकते हैं कि इसके जीवन का अंतिम संधि, इसके फलने फूलने से पहले से जो जीवन शुरू हुआ था और इसके फलने फूलने के खत्म होने के बाद से ठीक पहले वाली ये अंतिम थी। इसके बाद 1890 ईस्वी में उसने पद त्याग करके चांसलर का पद से हट गए। जर्मनी का एकीकरण पूरा होने के बाद उसने नए साम्राज्य की सुरक्षा के लिए एक सशक्त विदेश नीति का अवलंबन किया कि भैया मैं तो हट गया हूँ पोस्ट से, कोई नहीं है तो ठीक है। उसने क्या किया, अपनी गुण, अपने वैभव, अपनी विद्वता का इस्तेमाल करके जो आने वाले साम्राज्य थे उसके लिए एक विदेश नीति बनाई थी, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ चुका है। इस पूरे काल में वह यूरोपीय कूटनीति का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बना रहा। उसका सारा प्रयास युद्ध को रोकने की ओर था। वो कभी भी, यानी बिस्मार्क महोदय कभी भी युद्ध के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि युद्ध जो है हर तरह से राज्य को कमजोर करता है। यही कारण था कि वो युद्ध से हमेशा पीछा हटते थे। शांति काल में युद्ध रोकने और शांति को बनाए रखने तथा सुरक्षा के लिए गुट बनाने की जो प्रणाली है, ये बिस्मार्क ने आरंभ से ही की थी। उसने त्रिगुट और फिर द्विगुट फिर त्रिगुट या 3 सम्राटों का संघ का निर्माण कर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक सर्वथा नवीन पद्धति का सूत्रपात किया और इस व्यवस्था को सफलतापूर्वक लागू भी किया। दोस्तों आपको याद होगा, पहले 2 या 3 सम्राट मिलकर शांतिपूर्ण व्यवस्था प्रारंभ किया और आज यानी 2020 में लगभग 196 साम्राज्य मिलके पूरी दुनिया को चला रहे हैं। मानते हैं इस बात को। फिर भी उसका जो पद्धति में अनेक दोष पाए गए थे। नो वन कैन परफेक्ट, कोई इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, तो इनमें भी दोष था। इसका आधार जो था वो ऑस्ट्रिया और इटली की मित्रता तथा रूस के पक्षधर बने रहने की बात थी। वह बहुत कमजोर था। वह सारी पद्धति अंतर्विरोधी से परिपूर्ण थी। ऑस्ट्रिया, इटली और रूस तीनों के हित कई मामलों में टकराते थे और जहाँ पे 2 या 2 से अधिक लोगों की हित टकराने लगे तो भैया उस टकराहट में समस्या उत्पन्न होगी और वहीं से खटपट शुरू हो जाएगी। और यहाँ भी वही हुआ। उसके बीच संवयन बनाए रखने का जो है बहुत मुश्किल हो गया। संवयन, आप उन लोगों के बीच की जो मित्रता को उसके बाद बनाए रखना बिस्मार्क के लिए एक चैलेंज हो गया। ऐसी पद्धति का संचालन केवल बिस्मार्क जैसे कुटिल राजनेता ही कर सकते थे और उन्होंने किया। उसके पदत्याग के बाद इस सारी पद्धति का अंत हो गया। जैसे उन्होंने पद त्याग दिया, उनकी शक्तियां चली गई, तो भैया शेर को कौन रोक सकता है, बस ये सारी पद्धति खत्म हो गई। इस पद्धति का एक दूसरा दोष यह था कि इसमें इंग्लैंड के लिए कोई स्थान नहीं था। यह ठीक है कि अपने कार्यकाल में बिस्मार्क फ्रांस को यूरोपीय राजनीति से अलग थलग रखना चाहते थे, मित्रविहीन बनाने में सफल रहा, परंतु वह न तो उसे निर्बल बना सका और न ही उसके असंतोष को ही समाप्त कर सका। दुश्मनी तो किया लेकिन दुश्मन को कमजोर नहीं कर पाया और न ही दुश्मन को हरा पाया। दुश्मन जस का तस बढ़ते रह गया। तो क्या फायदा है इस दुश्मनी का, और ये दुश्मनी का फल भैया बिस्मार्क को भुगतना पड़ा। अतएव बिस्मार्क के हटते ही फ्रांस की कूटनीतिक सक्रिय हो उठी और केवल 4 वर्षों की अल्प अवधि में वह रूस के साथ एक मैत्रिक संधि यानी कि 1894 में करने में सफल रहा। इस प्रकार जर्मनी के जो त्रिगुट जो जिस तरह से बिगड़ गए, त्रिगुट जो एक संधि था वो बिगड़ गए और रूस के एक और दूसरा जो गुट बनाए थे जिसमें बिस्मार्क ने द्विगुट का निर्माण हुआ। वास्तव में
बिस्मार्क की जो गुटबंदी की जो नीति के कारण ही जर्मनी के विरुद्ध दूसरा गुट बना और अंत में संपूर्ण यूरोप दो सहस्त्र एवं शक्तिशाली गुटों में विभाजित हो गया। कुछ इतिहासकारों का मत है कि बिस्मार्क के प्रतिद्वंदी गुटबंदी द्वारा यूरोप में विषम राजनीतिक वातावरण उत्पन्न किया जा सके, जिसके फलस्वरूप 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। एक यही रीजन था जो 1914 की जो विश्व युद्ध हुआ था, कहीं ना कहीं यहाँ पे बीच छुपा हुआ था मित्रों। इसी दृष्टि से प्रथम विश्व युद्ध के विस्फोट के लिए बिस्मार्क प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार था। यदि हम कह सकते हैं कि क्या विश्व युद्ध में बिस्मार्क भैया का कोई हाथ था, अरे भैया यही तो है, यही है टेढ़ी खीर जिन्होंने बीज डाला था, और बिस्मार्क महोदय है तो बड़ी टेढ़ी खीर। तो दोस्तों, ये आज बिस्मार्क के संबंधित कुछ पॉइंट को मैंने आप तक रखा है। मैं यूट्यूब में एकदम नया हूँ, मैं जानता हूँ मुझे बोलने की उतनी अच्छी टेक्निक नहीं है बाकी यूट्यूबर्स की तरह। पढ़ा मैं कंटेंट आप तक लाता हूँ, थोड़ी सी दिक्कत होती है, मैं नया नहीं हूँ, सीख जाऊँगा दोस्तों। बस आप कोऑपरेट करते रहिए, आपका साथ और मेरा थोड़ा और आपका थोड़ा विश्वास। चलिए इसी के साथ मैं चलता हूँ, और प्लीज़ जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को।